हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टू वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आपने जो थंबनेल देखा है इथेरियम के बारे में, हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वाकई इथेरियम डेड हो चुका है, क्या ये $1000 तक नीचे टूट जाएगा और आपको और ज़्यादा लॉस से देने वाला है, या फिर इथेरियम के हमें कुछ ऐसे भी पहलू देखने को मिल रहे हैं जो कि शायद हमें अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले इस अल्ट सीजन के अंदर इथेरियम अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन्होंने भी यील्ड को यहाँ पे होल्ड कर रखा है, क्योंकि उनको भी सारी डिटेल में आज चीज़ें यहाँ पे पता पड़ जाएंगी। हम टेक्निकल, मार्केट न्यूज़ एंड फंडामेंटल सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इथेरियम के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है और कैसे इथेरियम का टर्न अराउंड हो सकता है, या फिर ये एक डूबता हुआ टोकन है और आपको इसे एग्जिट यहाँ पे कर लेना चाहिए। सारी चीज़ें जानने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो हम चालू करते हैं इथेरियम के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड इथेरियम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा जोक यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देखें तो वितालिक बुतेन एक रोबोट के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं और वितालिक बुतेन हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं जिससे कि हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि यार ये बंदा तो कुछ अलग है, ये इथेरियम का सीईओ हो ही कैसे सकता है। ये देखो रोबोट के साथ मस्ती करने में लगा है भाई साहब। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और मीम चल रहा है और वो ये चल रहा है कि भाई आपने जो $10,000 इथेरियम में इन्वेस्ट किए थे आज से 3 साल पहले, वो यहाँ पे $5,364 हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, बहुत अच्छा ही रहा। आपने -55% का रिटर्न यहाँ पे या 47% का रिटर्न यहाँ पे कमाया है। तो यार रिटर्न चाहे ऊपर क्या है नीचे क्या है, आपको तो कमाने से मतलब है। तो वही चीज़ चल रही है और इथेरियम को लेकर बहुत सारे जोक्स, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, क्योंकि अगर हम लोग भी पास्ट डेटा को देखने की कोशिश करें इथेरियम के, तो ये चीज़ क्लियरली हम लोगों को विजिबल होती है कि यार इथेरियम ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इथेरियम जहाँ पे पहले अटका हुआ था आज भी वहीं है, थोड़ा बहुत बीच में जो पंप हुआ है उसमें जो थोड़े बहुत गेंस बने वो बने, लेकिन एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर देखें, यानी कि अगर हम लोग 2022 के पहले का भी डेटा देखें तो वहाँ से इथेरियम एक स्टैंडर्ड ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। तो क्या इथेरियम खत्म है, क्या सारी चीज़ें, चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल मैं चार्ट्स पे नहीं आ रहा हूँ, चार्ट्स के बारे में हम लोग लास्ट में वीडियो में बात करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने जो टारगेट्स पहले भी बताए थे इथेरियम के, अभी भी मेरे टारगेट सेम ही है, मैंने उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं करे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इथेरियम को लेकर यार कुछ पॉजिटिव चार्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कि अगर आप बिटकॉइन के चार्ट्स को भी देखते थे, बाकी चार्ट्स को भी देखते थे, तो यहाँ पर भी आपको ये क्लियरिटी मिलेगी। जैसे इथेरियम के लिए ये जो पूरा की पूरा एक रेनबो टाइप का जो सपोर्ट जोन चल रहा है, इसने लास्ट टाइम भी इथेरियम को एक अच्छा सपोर्ट दिया है, मल्टीपल टाइम्स दिया है, और अभी भी हम देखें तो जो बॉटम था वो भी इसी के आसपास था एंड करंट प्राइसेस भी इसी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर हम लोगों को मोमेंटम तो आगे ना पीछे बनता हुआ मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। इसके अलावा अगर बात करें तो इथेरियम के अंदर एक बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है अप्रैल 30 को, जो कि है पैक्ट्रा अपडेट। इसके बाद इथेरियम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बेटर हो जाएगा और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के लिए एक चॉइसेबल आइटम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इनका पैक्ट्रा अपग्रेड है वो बेसिकली इनके हॉडी नेटवर्क जो है, जो कि एक टेस्ट नेटवर्क है, उसके ऊपर यहाँ पे हो चुका है फाइनली। और अप्रैल 30 यानी कि एक महीने बाद की अभी यहाँ पे बात है, जहाँ पे कि इथेरियम के लिए बताया जा रहा है कि लोग पैक्ट्रा अपग्रेड को लेकर आएंगे। पैक्ट्रा अपग्रेड में क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले इथेरियम का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज की डेट में हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सोलाना। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे रियल टाइम ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखें तो सोलाना 944 ट्रांजेक्शन कर पाता है, वहीं पे इथेरियम 11 ट्रांजेक्शन कर पाता है। अब इथेरियम इसी बार को यहाँ पे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इथेरियम के साथ साथ सोलाना का भी यहाँ पे अपग्रेड आने वाला है और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि शायद 1 मिलियन ट्रांजेक्शन तक सोलाना कर लेगा, जो कहीं ना कहीं इथेरियम को तगड़ा कंपटीशन देगा। लेकिन आज भी जो सोलाना है वो इथेरियम की तरह अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेबल नहीं कर पाया है, क्योंकि इथेरियम सोलाना का नेटवर्क कई बार डाउन हो जाता है। हमने बहुत बार देखा कि सोलाना के नेटवर्क पे जब भी कंजेशन बढ़ता है या चीज़ें बढ़ती हैं वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है और कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, लेकिन इथेरियम के साथ आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि इथेरियम ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेयर 1 लेयर 2 के अपने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना यहाँ पे शुरू करा है, और कहीं ना कहीं इथेरियम अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा है नई नई अपडेट्स को लाकर। लेकिन बात वही है कि इथेरियम के सीईओ से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वितालिक की हम हरकतें देख रहे हैं ये उनकी एक पर्सनल लाइफ है जिससे हमें इथेरियम को कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इथेरियम एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है और इथेरियम के अंदर जो भी अपडेट्स हो रही हैं वो सारे डेवलपर्स कर रहे हैं, ना कि वितालिक बैठ के कर रहा है। आई नो कि वितालिक के पास एक बड़ा चंक है इथेरियम का, और वो ऑब्वियसली होगा क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोई अगर अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेगा तो वो अपने लिए एक बड़ा चंक रखने की कोशिश भी यहाँ पे करेगा। हालांकि यहाँ पे जो टीवीएल के बारे में अगर बात किया इथेरियम की, तो ये थोड़ी सी डाउन हुई है। पिछले बुल मार्केट में लगभग 108 बिलियन के आसपास थी, अभी करंटली 48 के आसपास चल रही है, एंड जो अभी का हाईएस्ट भी यहाँ पे गया था वो 71 के आसपास गया था।
पर ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी और टीवीएल एटलीस्ट है तो सही, अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो 216 का मार्केट कैप है और लगभग 50 के आसपास की है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 गुना मार्केट कैप के कम टीवीएल अभी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है कि क्यों इथेरियम ने अपने प्राइसेस को लूज करा, या फिर इथेरियम का प्राइस जो हम चार्ट्स पे भी देख रहे हैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन था इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का एडॉप्शन। हालांकि उन्होंने करा तो इसको पॉजिटिव वे के लिए था कि इथेरियम के अंदर ईटीएफ्स लाएंगे, तो जिस तरह हमने बिटकॉइन के अंदर रनअप देखा था उसी तरह इथेरियम के अंदर भी रनअप आएगा और कहीं ना कहीं हम एक बेटर इथेरियम की प्राइसेस को ड्राइव कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब इथेरियम के ईटीएफ को यहाँ पे लाया गया तो एसईसी की तरफ से ये चीज़ बोल दी गई कि आप ईटीएफ्स के अंदर स्टेकिंग को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। बिटकॉइन अपनी एक अलग यूटिलिटी पे बैठा है, लेकिन इथेरियम के लिए अभी जो यूटिलिटी है वो है इसका स्टेकिंग नेटवर्क, और स्टेकिंग नेटवर्क की वजह से क्योंकि अब ईटीएफ को वो अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं प्राइजेस के लिए वो एक बुरा इंपैक्ट रहा। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अपने फंड के ऊपर वो रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा में, तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइजेस को इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता है और आगे ना पीछे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हालांकि एक ग्लोबल लिक्विडिटी के बारे में भी बात करें तो वहां से भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तभी इथेरियम के अंदर बूस्टअप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ईटीएफ अभी के तौर पे देखा जाए तो एक अच्छा फैक्टर है, जहां पे कि इंस्टीट्यूशन तभी इंटरेस्ट दिखाएंगे जब उनको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले, जो कि इथेरियम के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि इथेरियम बिटकॉइन नहीं है और बिटकॉइन इथेरियम नहीं है। ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैटर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। वहीं पे बात करें एक्सचेंजेस के ऊपर जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं इथेरियम के, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर हम पिछले बुल मार्केट से देखें यानी 2023 जो कि 2 साल हो गए आज अप्रैल में ही अगर मैं बात करूं, तो तब से ये जो डिक्लाइनेशन चल रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सप्लाई का क्रंच आता है मार्केट के अंदर तब चीज़ें और ज़्यादा बेटर होती है। इथेरियम की सप्लाई अगर एक्सचेंजेस पे नहीं होगी, ओटीसी से लेना पड़ेगा और ओटीसी पे महंगी डील ही यहाँ पे मिलने वाली, यानी कि इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि प्राइसेस के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जल्दी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे अगर बात करें तो इथेरियम के कुछ चार्ट्स मुझे पसंद आए जो कि दूसरे लोगों ने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सबसे पहला ये वाला चार्ट है, जिसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इथेरियम यहाँ पे सिमिलर वही चीज़ हम लोगों को दिखा रहा है जो कि 2020 के अंदर हुई थी। हालांकि हम 2 साइकिल को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो 2020 में यहाँ पे एक होमोग्राफिकल पैटर्न यहाँ पे बना था जिसके अंदर इथेरियम था, एंड आफ्टर इट गॉन अ ब्रेकआउट जो कि बहुत तगड़ा था। करेंटली बात करें तो सेम टाइप का पैटर्न हम लोगों को वापस बनता हुआ मिल रहा है। अगर आप थोड़े 2 वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे, इसको वहीं पे जज करा गया और या वापस एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस तरह पंप कर सकता है। हालांकि देखो मेरी जो प्राइस प्रिडिक्शन है, मेरी जो चीज़ें, उसमें भी मैंने ये कहा है कि इथेरियम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 15K तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा, एटलीस्ट 11K से 15K या 10K से 15K के बीच में कि इथेरियम परफॉर्म करे, और अगर आउट परफॉर्म कर जाता है 20,000 तक तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन क्या इथेरियम इसके लायक भी है कि इथेरियम इतना आउट परफॉर्म करे और सारी चीज़ें करें? तो इथेरियम में मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इथेरियम का परफॉर्म करना क्यों भी ज़रूरी है, अगर हम इसके बारे में भी सोचें ना, तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्ट कॉइन यानी कि जो अल्ट सीजन है हम लोगों का, जिसके बारे में हम सभी लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कब आएगा कब आएगा, अल्ट्स पंप क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इथेरियम पंप नहीं हो रहा। इथेरियम ही एक ऐसा राजा है सारे अल्ट कॉइन का जहाँ पे कि इथेरियम के पंपिंग के बाद ही आपको मेजोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप 2025 और 2017 की इथेरियम के चार्ट को भी एक बार कंपेयर करें तो यहाँ पे भी लगभग सिमिलर से चीज़ ही हमें देखने को मिल रही है। किसी ने इस पैटर्न को ऐसा बना लिया, किसी ने इसको चौकोर बना लिया। पैटर्न्स हर कोई अलग अलग देखता है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये 5th जोन जो है, जो पिछली बार भी यहाँ पे रहा था, जहाँ पे एक एक्यूमुलेशन पीरियड रहा था इथेरियम के अंदर, वही सेम चीज़ है। और यहाँ से वापस एक अल्ट सीजन के बारे में एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जैसे ही इथेरियम रिकवरी करना शुरू करता है, हम लोगों को एक कंप्लीट अल्ट सीजन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई इथेरियम के बारे में जो मैंने आपको बताई। लेकिन इथेरियम में अब ऐसा क्या हो रहा है और 30 अप्रैल को क्या होने वाला है जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिकली इसकी पैट्रा अपग्रेड। अब पैट्रा अपग्रेड के अंदर होने क्या वाला है, अगर हम ध्यान से समझे तो पैट्रा अपग्रेड बेसिकली यहाँ पे इंप्रूव करेगी स्टेकिंग और वैलिडेशन एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ईटीएफ थे वो यहाँ पर क्यों क्रंच कर गए, या इथेरियम का प्राइस उस टाइम पे क्यों नहीं बढ़ पाया ईटीएफ आने के बाद भी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहाँ पे स्टेकिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, और ऊपर से जो इंस्टीट्यूशन स्टेकिंग नहीं कर पा रहे थे वो भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन जो अब ये पैट्रा अपग्रेड यहाँ पे आने वाली है, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्योंकि इसके अंदर EIP 7251, EIP 7549, EIP 6110, EIP 702, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि 4 प्रोटोकॉल्स इसके अंदर अपग्रेड होने वाले। EIP का मतलब होता है इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें अपग्रेड होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इथेरियम के अंदर आपको एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ती हुई मिलेंगी।
जैसे मैंने आपको बताया कि सोलाना के साथ अगर हम कंपेयर करें तो सोलाना अभी सिक्योरिटी में बहुत कम है, ट्रांजेक्शन में डेफिनेटली ज़्यादा हो सकता है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा है, लेकिन इथेरियम की सिक्योरिटी को आज भी ब्रीच करना सोलाना के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसके नेटवर्क के अपग्रेड के बाद जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है, इसमें और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे भी है। और ये चीज़ आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अप्रैल या मई से हम लोगों को अल्ट सीजन भी देखने को मिले, इथेरियम के अंदर भी पॉजिटिवनेस देखने को मिले। और Q1 क्योंकि बुरा गया, लेकिन Q2 से एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ पे अच्छा जा सकता है। इवन दैट मेटामास्क के अंदर अगर आपने कोई स्टेकिंग कर रखी है तो वो ऑटोमेटिकली पैटर्न अपग्रेड में हो जाएगी, तो आपको उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो 4 वैलिडेशंस मैंने आपको बताए थे कि इसकी EIP प्रपोजल आ रहे हैं, उसमें जो इतने भी प्रपोजल हैं उनका मैक्सिमम काम यही है कि कैसे हम इथेरियम को और ज़्यादा स्केलेबल, परफॉर्मेंस, इफिशियंसी यहाँ पे बना सकें, और कैसे इसको एक इंस्टीट्यूशन एडॉप्शन के हिसाब से वैलिडेट किया जा सके, ताकि वो लोग इसको अडॉप्ट कर सके और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो स्टेकिंग का बेनिफिट है वो आ सके। क्योंकि स्टेकिंग अगर बेनिफिट आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम क्या होगा कि वो बाहर से निकलेगा और स्टेक हो जाएगा, और एक लंबे समय के लिए स्टेक होगा, जहाँ पे कि आपको ये पता है कि यार सप्लाई वैसे ही मार्केट में कम है। मैंने आपको एक्सचेंजेस की सप्लाई दिखा दी कि वहाँ तो वो खत्म हो चुकी है, इंस्टीट्यूशन के पास भी जब सप्लाई नहीं होगी तो इसका सीधे सीधे प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस के अंदर हमें उछाल देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 यहाँ पे लेयर्स आई हैं, इसमें सबसे पहली जो लेयर है EIP 7251, इसके अंदर क्या होगा कि जो 32 इथेरियम का कैप अभी लगा हुआ था कि यार आप 32 इथेरियम से ज़्यादा अगर स्टेक कर देते हो तो आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो बेसिकली यहाँ पे हटने वाला है। और यहाँ पे आप 2048 इथेरियम तक स्टेक यहाँ पे कर सकते हो। 32 इथेरियम की कॉस्ट डेफिनेटली कम है, जब अभी ज़्यादा इथेरियम कर सकते हो तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा वैलिडेटर को कि वो आप बड़े अमाउंट को स्टेक कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में मार्केट से इथेरियम बाय होगा और वो कहीं ना कहीं स्टेकिंग की तरफ यहाँ पे जाएगा। प्लस इसके अगर हम लोग दूसरे वाले प्रपोजल के बारे में बात करें जो कि है EIP 6110, तो यहाँ पे सप्लाई वैलिडेशन के बारे में बात करी गई है। अभी तक क्या होता था कि आप जब भी कोई स्टेकिंग प्रोग्राम में जाते थे इथेरियम के, तो आपको 32 इथेरियम खरीदे, उसको आपने डाला तो पे 48 आवर्स तक लग जाता था उस वाले वैलिडेट उसको करने के लिए, तब जाके आपकी जो अर्निंग थी, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है, वो यहाँ पे शुरू होते थे। आपको इसलिए पता नहीं पड़ता है क्योंकि आपके बिहाफ में बहुत सारा काम दूसरे प्रोटोकॉल्स कर देते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, एज अ वैलिडेटर बन के जाओगे, तब आपको ये सारी चीज़ समझ आएंगी। तो EIP 6110 क्या करने वाला है, इथेरियम की जो कंसेंसस लेयर है, यानी कि जो उसकी अभी का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उससे ना करके वो जो एग्जीक्यूशन लेयर होती है जहाँ पे फाइनलाइजेशन होता है, वहाँ पे जाके सीधे आपका डिपोजिशन हो जाएगा। और जिस चीज़ में पहले 48 आवर्स लगा करते थे, अब वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पे हो जाएंगी, जिससे कि अगर आप आज की डेट में इथेरियम को स्टेक करना चाहते हो तो आपके रिवॉर्ड भी आज भी बनना शुरू यहाँ पे हो जाएंगे। तीसरा जो प्रोटोकॉल है वो है EIP 7002। इसके अंदर भी एग्जीक्यूशन लेयर के बारे में ही बात करी गई है कि कैसे आप उसमें से पार्शली प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। पहले क्या होता था, अगर आपने 32 इथेरियम बुक करे तो उसका एक टाइम पीरियड होता था और वो उसी टाइम पीरियड के बाद खुलेंगे और पूरे खुलेंगे। लेकिन अगर आपको बीच में कभी कुछ इथेरियम की जरूरत पड़ जाए और आप उसको निकालना चाहें तो कैसे निकालें? तो अब यहाँ पे वैलिडेटर्स के पास एक ऑप्शन होगा EIP 72151 अपग्रेड होने के बाद में कि आप इसमें से अपने मैनुअली विड्रॉल्स कर सकते हैं, वो भी पार्शियल लेवल के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि अगर किसी को बीच में कोई भी पैसे की जरूरत पड़ती है या अपनी इथेरियम उसको निकालना है तो वो वहाँ से निकाल भी सकता है। प्लस यहाँ पे जो आपकी प्राइवेट की होती है, क्योंकि अब उसको वैलिडेट इतना नहीं करना पड़ेगा, तो अगर इन एनी केस आप अपनी प्राइवेट की को लॉस भी कर देते हो तो भी आप इससे एग्जिट कर पाओगे वैलिडेशन से, जो कि एक अच्छी बात होने वाली है। इसके अलावा जो चौथा और लास्ट है वो है EIP 7549। ये बेसिकली कमेंट बॉक्स की तरह है, यानी कि ये कुछ फील्ड को यहाँ पे रिमूव करा है, जहाँ पे कि इन्होंने बताया कि ये रिडक्ट करेंगे BLS सिग्नेचर रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि पहले वोटिंग करो, ये करो, वो करो, बहुत तामझाम होता था। अब उसमें के अंदर रिडक्शन जब आ जाएगा तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा तेज हो जाएगी और इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें फास्ट देखने को मिलेंगी। इवन जेके सर्किट को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ये और बेटर हो जाएगा, आपको ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगी। और ऑल राउंड अगर हम लोग बात करें तो इथेरियम में जो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट प्रपोजल यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे के सारे इसलिए दिए गए हैं ताकि इथेरियम को और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा स्केलेबल, और ज़्यादा स्टेकिंग फ्रेंडली, और ज़्यादा इंस्टीट्यूशन फ्रेंडली यहाँ पे बनाए जा सकें। तो पैटर्न अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथेरियम के लिए, जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने ग्रुप से भी पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ग्रॉक क्या है, पूरा ट्विटर के ऊपर छाना मानी करता रहता है। आप देख सकते हो लगभग 12 पोस्ट 15 पेजेस इसने डेटा निकाला है। तो इसके पीछे भी कहने का वही रीज़न था कि इथेरियम की प्राइस ड्रॉप होने के अलग अलग फैक्टर्स हैं। मैंने से जो चीज़ें पूछी थी, इसने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था कि सबसे पहला इथेरियम का प्राइस क्यों ड्रॉप हो रहा है। तो उसमें अगर देखें तो सबसे पहले सेल ऑफ है, जो कि हम भी मानते हैं कि मार्केट के अंदर सेल ऑफ हो रही है। इथेरियम के नेटवर्क डायनेमिक्स है जो कि इतने अच्छे नहीं थे, अब जाके वो और बेटर हो जाएंगे। आउटफ्लो डेफिनेटली हो रहा है, ETFs के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सैंक्शन लगा रहा है। 2 अप्रैल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो क्या सैंक्शन लगाता है, टैरिफ को बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है, उसका इफेक्ट भी मार्केट के ऊपर डेफिनेटली पड़ने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो क्या ब्लैक रॉक यहाँ पे बाइंग कर रहा है या फिर इसके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, तो हाँ लॉन्ग टर्म में इनकी बाइंग चल रही है। इथेरियम को ये लोग बैकएंड पे बाय कर रहे हैं। इवन दैट जो डोनाल्ड ट्रंप
के बैठे हैं एरिक ट्रम्प, उन्होंने भी यहाँ पे कह दिया कि यार इथेरियम को बाय हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि RWA, DeFi और ये जितनी भी चीज़ें बनेंगी ना, ये सारे इथेरियम के एक इकोसिस्टम पे ही डेवलप होने वाली है। आप सोचोगे सोलाना पे हो जाए, वहाँ हो जाए, तो फिलहाल में उसकी पॉसिबिलिटी कम है, इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी के तौर पे इथेरियम ही इंस्टीट्यूशन की पहली चॉइस है इन सभी चीज़ों के लिए। बाकी ETF की स्ट्रेटेजीज भी हैं तो वो डिफरेंटली वर्क कर सकती हैं, और प्राइस का तो अपना खुद का रहता है। उसके बाद अगर प्राइस पंप क्यों नहीं हो रहा है, तो मार्केट के सेंटीमेंट, ETF का इन्फ्लो सर्ज नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल ब्रेकआउट्स नहीं हो पा रहे हैं, जो चार्ट्स पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, और कैटलिस्ट इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि ETF के अंदर अलाउ ना करना स्टेकिंग को, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि वो ETF जैसे होती है, ये एक बड़ा चीज़, एक बड़ा मोमेंटम हो जाएगा इथेरियम के लिए, कि जैसे इसकी स्टेकिंग यहाँ पे चालू हो जाती है इंस्टीट्यूशन के लिए ETFs के अंदर, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बिटकॉइन जो है वो इथेरियम जो है वो बेसिकली लॉक वहाँ पे हो जाएंगे। तो ये था ओवरव्यू सारी चीज़ों का, जो कि मैंने आपको बता दिया एज अ न्यूज़, एज अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। लेकिन अब बात कर लेते हैं लास्ट में इथेरियम के टेक्निकल पर्सपेक्टिव के साथ, कि टेक्निकली यहाँ पर इथेरियम में क्या हो रहा है। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ समझाई हुई है कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ होती है, अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देखें तो दो ही तरीके से वर्क करेगी, या तो वो ऊपर की तरफ जाएगी या तो वो नीचे की तरफ जाएगी। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो लाइक दिस, इस तरह ऊपर जाएगी, फिर वो करेक्शन करने की कोशिश करेगी अपने अंदर ही अंदर, और फिर वो बाद में उसकी जोन से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। और यही सिमिलर चीज़ कहाँ होगी? यही होगी आपकी बियरिश मार्केट में भी। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा लो पॉइंट होता है मार्केट का, वहाँ से जो भी हमारा हाई पॉइंट है मार्केट का, इसके बीच में हमें चाहिए होते हैं कुछ डिमांड एरियाज, और ये डिमांड एरियाज ही हमारी प्राइसेस को पुश करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे कि ज़्यादा लोगों की ऑर्डर्स होते हैं, और वहीं से मार्केट के अंदर एक चेंजेस भी देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। अब यही चीज़ अगर हम लोग इथेरियम के चार्ट में देखने की कोशिश करें, क्योंकि इथेरियम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर चुका है कहीं ना कहीं, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मैं आपको बहुत लंबे टाइम से सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि इथेरियम के अंदर आपको अपने जोन्स को मार्क करना है। हमारे लिए जो लो जोन है वो ये वाला जोन है, हमारे लिए जो हाई जोन है वो ये वाला जोन है। और अगर हम डिमांड एरियाज़ के बारे में बात करें तो पहला डिमांड एरिया ये वाला था, जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट क्योंकि हमारा लास्ट हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर फिर से क्रैशेस देखने को मिले, तो सेकेंड डिमांड एरिया हमारे पास ये ही वाला है, जहाँ से कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इथेरियम $1500 से लेकर $1800 के बीच से अपना बुल रन शुरू कर सकता है, जहां से कि आपको ऑयल सीजन भी देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाता है देन इथेरियम की कहानी खत्म हो सकती है। तो $1500 इसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बेस लाइन है जिसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब ये जो इंटरनल चार्ट है ये मैं आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ, अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कैसे हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे करते हैं, तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाना होगा, कमेंट यहाँ पे करना होगा। तो मैंने अभी फिलहाल मैं आपको बता दिया कि ये कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीज़ें करता है, और कैसे आप कहीं ना कहीं अपने चार्ट्स को बेटर कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं इथेरियम पे बुलिश रहूंगा, एटलीस्ट इस चार्ट को देख के, जब तक $1500 नहीं तोड़ता है। और मेरा टारगेट स्टिल 11,000 से $15,000 इस बुल साइकिल के लिए रहने वाला है। लेकिन हाँ, फर्स्ट प्रॉफिट हम 7,000 के आसपास भी थोड़ा बुक करके चलेंगे, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे सकते हो। आई नो कि इथेरियम BTC पेयर में बहुत बुरी हालत चल रही है, और अब कल जब मंथली क्लोजिंग हो जाएगी तब मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि देखो वीकली क्लोजिंग तो इसने बुरी करी दी है। मैं अब बस वेट है मंथली क्लोजिंग का, कि मंथली क्लोजिंग क्या करता है, कैसे करता है, और अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है। पर मंथ के अंदर मैं सिंपल सी बताऊं तो ये वाला जोन हिट होना ही था, जो ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। मेरी शायद लाइन थोड़ी सी गलत लग गई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर हम लोग देखें तो आई थिंक सो बस हिट हो चुका है। तो ये जोन के नीचे जो भी है मेरे लिए एक बाइंग रहेगा, मंथली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हर टाइम फ्रेम अपने हिसाब से काम करती है, और यहाँ पे जब तक मुझे कोई रिवर्सल नहीं मिलेगा एटलीस्ट वीकली के अंदर, तब तक मैं इसको बुलिश नहीं होने वाला हूँ। लेकिन अगर वीकली में हमें कोई भी चेंजेस मिलते हैं देन यस, ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये एक अच्छा मोमेंटम होगा, और वीकली में मिनिमम टू मिनिमम मुझे ये हाई ब्रेक करना चाहिए 0.029 के आसपास का, तब जाके हम थोड़ा पॉजिटिव इथेरियम पे एटलीस्ट BTC पेयर में हो पाएंगे। और BTC पेयर का पॉजिटिव होना क्यों ज़रूरी है? ताकि अल्ट सीजन आए, हम लोग अल्ट सीजन को एंजॉय करें, और जो भी हमारा पैसा फंसा हुआ है, जितना भी डाउन अभी हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकवर कर जाएँ। डेली चार्ट के हिसाब से तो देखो अभी तक कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। कल जब मंथली कैंडल क्लोज जाएगी सुबह 5:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, तब हम ये देखते हैं कि क्या इथेरियम अपना ये वाला जो लो अभी इसने करंटली बनाया है इसको भी ब्रेक कर देता है, या फिर इसको स्टिल इंटैक्ट करके यहाँ से पंप कर जाता है। अगर यहाँ से पंप कर जाता है और इसको नहीं तोड़ता है, तो मेरे लिए ये वाला एक लास्ट चेंज रहने वाला है, जो मैंने पहले भी लगाया था। तो मैं वेट करूंगा कि एक बार मार्केट इसके ऊपर आ जाए, ताकि हमें बुलिश कंफर्मेशन मिले, और जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होंगे वो हम यहाँ से प्लान आउट भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बताओ कि आपको इथेरियम को लेकर क्या लगता है, आपकी कोई प्रेडिक्शन है क्या लगता है कि इस साल आपको इथेरियम का बुल मार्केट देखने को मिलेगा, और इथेरियम क्या प्राइस तक यहाँ पे जा सकता है, या फिर
आप भी स्टिल सोच रहे हो कि इथेरियम $1000 नीचे की तरफ जाने वाला है, क्योंकि जब तक 1500 नहीं टूटेगा तब तक तो मैं 1000 के एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन स्टिल बुलिश रखूंगा, लेकिन उसमें भी सर्टेन कंडीशन है जो मैंने आपको चार्ट के ऊपर बता दिए हैं, तो उसके भी आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हैं।